आज भाई साहब हर जगह एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, सोना और चांदी। किसी को भी पकड़ लो, कहीं भी देख लो, हर कोई यही पूछ रहा है कि भैया ये जो सोना चांदी रॉकेट बना हुआ है, ये ऐसा ही रॉकेट बना रहेगा या गिरेगा भी, रुकेगा भी। और सही भी है कि 2025 को अगर गोल्ड सिल्वर का साल कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। सोना और चांदी 60% से ज्यादा उछल चुके हैं भैया एक साल के अंदर, और ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। हर न्यूज चैनल, हर यूट्यूब वीडियो, हर सोशल मीडिया रील में बस सोना सोना सोना, बस यही बात हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह चलन बना रहेगा या फिर वही होगा जो 1980 में हुआ था। क्या हुआ था 1980 में, पूरी बात, पूरी कहानी समझाता हूं आपको। और आज अगर आपके भी दिल में हलचल है ना कि सोना मैं भी खरीद लूं, मैं भी खरीद लूं, तो उस हलचल पर लगाम लग सकता है ये पूरी कहानी सुनने के बाद। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि भैया एक बार पहले भी गोल्ड ने सबको ये झटका दे दिया है। 68% का क्रैश हुआ था, और ठीक वही माहौल था जो आज का माहौल है। हर तरफ जैसे सोने की बात हो रही है ना, चांदी की बात हो रही है ना, यही बात उस वक्त भी हो रही थी। और 68% का क्रैश बहुतों को बर्बाद किया था। सुनो ध्यान से, दुनिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा गोल्ड क्रैश था वो। कहानी थी ग्रीड की, डर की और पावर की। अब इसमें हिडन है आज के इन्वेस्टर्स के लिए लाइफ चेंजिंग लेसन जो आज बताने वाला हूं। सबसे पहले सीन बाय सीन सुनाता हूं। सीन 1 सुनो। 1980 में गोल्ड का ऑल टाइम हाई चल रहा था। उस वक्त गोल्ड पहुंच गया था $850 पर आउंस, यानी कि आज के हिसाब से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अगर नंबर बताऊं तो 1.2 लाख पर 10 ग्राम। उस वक्त 1.2 लाख गया नहीं था, मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बता रहा हूं कि 1.2 लाख इन्फ्लेशन एडजस्ट करके उस वक्त भी चला गया था। यानी जो रेट आज चल रहा है उस टाइम भी वही था भाई साहब। लेकिन भाई ये हाइट तक पहुंचने के पीछे 3 ऐसे तूफान थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अब सबसे पहला क्राइसिस सुनो, क्रूड ऑयल का ब्लास्ट। 1978 से 79 में ईरान में तख्ता पलट हुआ था। शाह रजा पहलवी गए और अयतोल्ला खोमैनी आए थे। तेल प्रोडक्शन बिल्कुल धड़ाम हो गया था। दिन के 4.8 मिलियन बैरल्स की कमी हो गई थी, मतलब वर्ल्ड आउटपुट का 7% गायब। और तेल की कीमत $13 से $34 पर बैरल पहुंच गया। अमेरिका में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लगने लगी। और जैसे ही एनर्जी महंगी होती है, लोग भागते हैं सेफ हेवन की तरफ, मतलब गोल्ड। डर बढ़ता चला गया, डिमांड आसमान छूती चली गई, इन्फ्लेशन और ऊपर बढ़ता चला गया। क्योंकि तेल महंगा हो गया तो हर चीज महंगी हो गई भैया। और महंगाई के इलाज के नाम पर लोगों को एक ही दवाई समझ में आती है, गोल्ड, सोना। दूसरा धमाका कब हुआ? रशिया वर्सेस अफगानिस्तान। ऑयल क्राइसिस उस वक्त 2 धारी तलवार बनकर चल रही थी। एक तरफ तेल महंगा हो रहा था, दूसरी तरफ दुनिया में डर बढ़ रहा था। और तभी हुआ एक और धड़ाम, एक और बम फूटा। 1979 में सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और भैया ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पर, जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका और सोवियत यूनियन पहले से आमने सामने खड़ी थी। यूएसएसआर का अफगानिस्तान पर हमला एक जियोपॉलिटिकल ब्लास्ट बन गया। पूरी दुनिया में डर फैल गया कि कहीं ये आग वर्ल्ड वॉर 3 में ना बदल जाए। अखबारों के हेडलाइन थे, वॉर क्लाउड्स ओवर एशिया। लोग लग गए गोल्ड की दुकानों पर, भैया सोना खरीदो, सोना सोना सोना। सीन कुछ वैसा ही था जैसा आज रशिया यूक्रेन में देखने को मिलता है ना। वो 3 साल से दोनों लड़े जा रहे हैं, बस एक स्पार्क चाहिए था और पूरी दुनिया में धमाका हो सकता था। ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स का पहला रिएक्शन हमेशा ही वही होता है, कहां भागो? सोने की तरफ, गोल्ड की तरफ। क्योंकि जब भी युद्ध या ग्लोबल क्राइसिस की गंध आती है ना, लोग अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए सेफ हेवन एसेट यानी कि सोने की तरफ दौड़ते हैं। और यही हुआ भी था। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा, उसके बाद गोल्ड की डिमांड आसमान छूने लगी। फिर आया तीसरा क्राइसिस, अमेरिका के होस्टेजेस यानी कि ईरान ने जिन अमेरिकन को अपना बंधक कैदी बना रखा था। इसके बाद आया एक और ब्लास्ट, सबसे बड़ा और सबसे गंभीर क्राइसिस, क्योंकि इस बार यूएस खुद फंस गया था। नवंबर 1979 ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर ईरानियन रिवॉल्यूशनरीज ने कब्जा कर लिया। मतलब ईरानियन जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था।
वहां काम कर रहे 53 अमेरिकन नागरिकों को बंधक बना लिया गया। और सोचो भैया, ये ड्रामा पूरे 444 दिन तक चला था। हर हफ्ते दुनिया की हेडलाइन बस एक ही थी कि वॉर शुरू होने वाली है, अमेरिका जवाब देगा। पूरा माहौल था कि अब वॉर हुई कि तब वॉर हुई। अब जरा सोचो, उसी वक्त एक तरफ सोवियत यूनियन पहले से अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था और अब डर यह था कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरी जंग शुरू हो जाएगी। तीनों क्राइसिस, ऑयल शॉक, अफगानिस्तान वॉर और ईरान होस्टेजेस, एक साथ आने से पूरा ग्लोबल मार्केट हिल चुका था। इन्वेस्टर्स को लगा कि ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, डॉलर कमजोर हो जाएगा और इन्फ्लेशन आसमान छू जाएगा। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे पागलपंती वाला दौड़, गोल्ड रश। हर कोई बस एक ही चीज खरीदना चाहता था, सोना, सोना और सिर्फ सोना। 1978 में सोना $200 पर आउंस पर था, लेकिन क्राइसिस के कारण लोग पैनिक बाइंग करने लग गए और हर कोई सोना खरीदना चाहता था। 1979 में सोने की कीमत 126% बढ़ गई। इंडिया में भी यही सीन था। 1980 में गोल्ड इंपोर्ट को लेकर काफी कंट्रोल्स थे। सोना इंपोर्ट करना आसान नहीं था, सरकार की परमिशन लगती थी, लेकिन इन सब के बावजूद डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस ने इंटरनेशनल ट्रेंड को फॉलो किया। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 937 रुपए पर 10 ग्राम से बढ़कर 1330 रुपए हो गई, यानी कि 45% की बढ़ोतरी। ऑलमोस्ट आज के जैसा माहौल चल रहा था। जावेरी बाजार मुंबई वाला, चांदनी चौक दिल्ली वाला, इन जैसे बुलियन मार्केट में लाइनें लग रही थी सोना खरीदने के लिए। लोग अपनी लाइफ टाइम की सेविंग निकाल निकाल कर सोना खरीद रहे थे। टीवी एक्सपर्ट्स चीख चीख कर कह रहे थे गोल्ड $1000 जाएगा, $1500 छुएगा, $2000 क्रॉस करेगा। हर कोई सोने के सपने देख रहा था। और आप मुझे बताना, क्या आज भी यही नहीं हो रहा है? हर न्यूज चैनल पर, हर इंस्टाग्राम पर, हर रील, हर वीडियो में हर इन्फ्लुएंसर आज सोने की बात नहीं कर रहा है। यही माहौल उस वक्त भी था। और तभी आया वो मोमेंट जब बैकग्राउंड में गाना बजने लग गया, क्षण से जो टूटे कोई सपना। गोल्ड गोल्ड गोल्ड, हर तरफ बस यही गूंज थी भैया। लेकिन इस चमक के पीछे अमेरिका की इकोनॉमी अंदर से जल रही थी। ईरान क्राइसिस ने तेल के दाम आसमान पहुंचा दिए थे, डॉलर कमजोर हो चुका था और फेड की लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी ने आग में घी डालने का काम किया था। क्योंकि होता क्या है कि बैंक जब इंटरेस्ट रेट कम दे रही है तो आदमी वहां जाएगा जहां पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। और सबको पता था उस वक्त कहां सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, सोना। महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों को लगने लगा कि डॉलर तो अब बस नाम का रह गया है। इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच गया, सीधा 13.5%। और अब यह बढ़ती महंगाई यूएस सेंट्रल बैंक के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। फेडरल रिजर्व को अब कुछ बड़ा और झटका देने वाला करना ही था। और तभी पिक्चर में एंट्री होती है पॉल वॉकर की। उस समय के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे, जिन्हें लोग आज भी इन्फ्लेशन के हत्यारे के नाम से जानते हैं। अक्टूबर 1979 सैटरडे इवनिंग फेड ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। और यह कोई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी भाई साहब, क्योंकि फेड कभी भी शनिवार की रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। यानी सीधा संकेत था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। पहली बार था जब फेड ने स्पेसिफिक और सख्त सिग्नल दिए कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाएगा, भले ही इसके लिए इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाना क्यों ना पड़े। और वहीं से शुरू हुआ वो कदम जो बाद में पूरी दुनिया ने नाम दिया, जिसे वॉल्कर शॉक। फेड रेट्स को बढ़ा दिया गया, 11% से सीधे 20% कर दिया गया। यानी कि बैंक्स ही अब इंटरेस्ट लोगों को देने लग गए 20%। अब इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक कि इन्वेस्टर्स के होश उड़ गए भैया। और भाई साहब ट्रस्ट मी, ये जो फेड का वॉल्कर शॉक था ना, वो गोल्ड इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं था, क्योंकि इसने सोने की चमक को एक झटके में फीका कर दिया था। इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर चला गया कि गोल्ड जैसा नॉन यील्डिंग एसेट अब किसी को आकर्षक नहीं लग रहा था। अब नॉन यील्डिंग एसेट का मतलब समझो, सोना देखो भैया आपको इंटरेस्ट नहीं देता, इसमें पैसा तभी बढ़ता है जब इसकी कीमत बढ़ती है। लेकिन जब बैंक आपको 15 से 20% का इंटरेस्ट देने लग जाए तो कोई भी बोलेगा ना भैया गोल्ड काय को रखना, एफडी खुलवा लेते हैं। और यही हुआ।
वहीं से गोल्ड की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लग गई। लोगों ने अपने पैसे बैंक्स और बॉन्ड में शिफ्ट करने लग गए और वहीं से शुरू हुआ गोल्ड क्रैश। क्यों? पैनिक सेलिंग। सब लोगों ने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया। 1980 के एंड तक गोल्ड $600 से नीचे चला गया। बुलियन मार्केट में तबाही मच गई। डीलर्स दिवालिया हो गए। इन्वेस्टर्स की बचत सब मिट्टी में मिल गई और जिन्होंने लेट एंट्री की थी, फोमो में खरीद लिया था, न्यूज की हेडलाइंस देख करके खरीदा था कि सोना जाएगा इतना, सोना जाएगा उतना, उन सब का वही हाल हुआ जो हर बबल के आखिर में इन्वेस्टर्स का होता है। रिजल्ट क्या हुआ? वॉल्कर शॉक के बाद गोल्ड मार्केट 20 साल तक बियर मार्केट में रहा था। 20 साल तक। 1980 से 2001 तक $850 से गिरकर $271 पर, यानी कि 68% गिरा रहा गोल्ड। इन्वेस्टर्स बोले भैया गोल्ड से अब तौबा, अब नहीं खरीदेंगे गोल्ड। लेकिन इसी बीच अमेरिका रिकवर कर गया था। इन्फ्लेशन कंट्रोल कर गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया, स्टॉक मार्केट बूम हो गया, इंटरेस्ट रेट नॉर्मल हो चुके थे। अब इससे सीख क्या मिलती है? उस वक्त गोल्ड क्रैश की वजह से कई इन्वेस्टर्स बर्बाद हुए। कईयों ने अपनी सेविंग तोड़ तोड़कर लाइफ टाइम सेविंग गोल्ड में लगा दी थी, वो सब बर्बाद हुए। लर्निंग क्या मिलती है इससे? मार्केट टाइमिंग देखो इम्पॉसिबल होता है। कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा एसेट कब किस प्राइस पर जाएगा। जितने प्रेडिक्शन करने वाले आपको सोशल मीडिया या न्यूज पर दिखते हैं, किसी की औकात नहीं है गोल्ड, स्टॉक, सिल्वर, किसी की भी प्रेडिक्शन कोई भी कर दे। नहीं हो सकती, कर ही नहीं सकता। एक सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है और अंदाजे का मतलब रियल नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी होता है। दूसरा लेसन, सारा पैसा एक एसेट में मत ठूसो भैया। अलग अलग एसेट में अपने थोड़े थोड़े पैसे डाल के रखो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि किसी भी एसेट का सही सही प्रेडिक्शन कर दे। सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है और अंदाजा रियल नहीं होते। तीसरा लेसन, सेंट्रल बैंक की कभी भी पॉलिसी आ सकती है और ये जो मेटल्स गोल्ड सिल्वर होते हैं, इनके प्राइसेस कभी भी हिल सकते हैं भैया। चौथा लेसन याद रखना, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स शॉर्ट टर्म में प्राइस कहीं भी ले जा सकते हैं। पांचवा लेसन, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। और इसलिए भैया आज 2025 में जब गोल्ड फिर रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर है, 1980 का लेसन याद रखना। मैं ये कतई नहीं कह सकता कि वही हादसा फिर से होगा, लेकिन मैं ये अवेयर जरूर करा सकता हूं कि हिस्ट्री भले ही रिपीट नहीं होती, लेकिन राइम जरूर कर जाती है। मतलब उसके जैसा कुछ हो सकता है। अब आप बताओ कि क्या आज की गोल्ड रैली भी 1980 वाली कहानी दोहरा रही है? क्या आज भी हर तरफ न्यूज में बात नहीं हो रही है जो उस वक्त हो रहा था? कमेंट में मुझे लिख करके बताना, क्योंकि अगली बार मैं ऐसा ही केस स्टडी, ऐसी ही कहानी सिल्वर पर लेके आने वाला हूं। क्योंकि सिल्वर भी आज भैया गोल्ड से ज्यादा तेज भाग रहा है, तो सिल्वर की रियलिटी भी बतानी जरूरी है। चाहिए आपको सिल्वर पर केस स्टडी? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में।